दोस्तों, ये सच्ची कहानी है मुंबई की। मुंबई के पॉश इलाके मालाबार हिल में एक शानदार बंगला था, कृष्णा पैलेस। संगमरमर की सीढ़ियां, कांच की दीवारें, महंगी गाड़ियां और हर तरफ चमक। मगर इसी चमक के बीच रहने वाला लड़का आर्यन अंदर से बिल्कुल खाली था। आर्यन करोड़पति बिजनेसमैन विक्रम मेहरा का इकलौता बेटा था। उसे कभी पैसों की कमी नहीं देखनी पड़ी। बचपन से हर चीज बिना मांगे मिलती रही। महंगा स्कूल, विदेशी कपड़े, लग्जरी कारें, क्लब, पार्टियां, सब कुछ। लेकिन घर में काम करने वाले लोगों की दुनिया उससे अलग थी। उन्हीं में एक थी गोरी, लगभग 22 साल की दुबली पतली लड़की, साधारण कपड़ों में सर झुकाए चुपचाप काम करने वाली। वह सुबह सबसे पहले आती, झाड़ू पोछा करती, बर्तन धोती, कपड़े साफ करती और ज्यादा बात किए बिना शाम से पहले चली जाती। बाकी नौकर उस पर मजाक भी करते और कभी डांट भी देते, मगर वह कभी शिकायत नहीं करती थी। एक दिन किचन में वृद्ध कुक शांति बाई ने पूछा, अरे गौरी, रोज इतनी जल्दी क्यों भागती है? हम थोड़ा आराम कर लिया कर। गौरी हल्का सा मुस्कुराई, घर पर माँ अकेली होती है और छोटा भाई भी। इतना कहकर वह फिर काम में लग गई। आर्यन ने उसे कई बार देखा था, मगर कभी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए नौकर सिर्फ काम वाले लोग थे, इंसान नहीं। मगर गौरी में एक बात अलग थी। वह कभी उस चीज को हाथ नहीं लगाती थी जो उसकी नहीं होती। पैसे सामने पड़े रहे, महंगा सामान रखा हो, मगर उसकी नजर उधर नहीं जाती। एक बार आर्यन की महंगी घड़ी सोफे के नीचे गिर गई। ढूंढने पर नहीं मिली। उसे लगा किसी ने चुरा ली। तभी गौरी धीरे से आई और बोली, साहब, ये सोफे के नीचे गिरे थे। उसने घड़ी दोनों हाथों से आगे कर दी। आर्यन ने बिना धन्यवाद कहे घड़ी ले ली, बस सर हिला दिया। लेकिन जाते हुए पहली बार उसने सोचा, अजीब लड़की है। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन गौरी काम पर नहीं आई। पहले दिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन भी नहीं आई तो मैनेजर रमेश बोला, साहब, आजकल लोग भरोसे लायक नहीं, पैसे लेकर भी काम छोड़ देते हैं। तीसरे दिन भी नहीं आई तो घर में परेशानी फैल गई। साहब, ऐसी लड़की को वापस मत रखना। बिना बताए गायब हो गई। आर्यन मोबाइल देख रहा था, मगर ना जाने क्यों उसने सर उठाकर पूछा, कहाँ रहती है वह? रमेश हैरान हुआ। स्लम में धारावी की तरफ, कहीं पूरा पता नहीं पता। उसे याद आया, गौरी कभी छुट्टी नहीं लेती थी, कभी बहाना नहीं बनाती थी। फिर अचानक गायब क्यों हो गई? रात की पार्टी में भी उसका दिल नहीं लगा। दोस्तों की आवाजें, संगीत, सब शोर जैसा लग रहा था। घर लौटकर वो बालकनी में खड़ा शहर की लाइट्स देख रहा था, जब अचानक गौरी का थका हुआ मगर शांत चेहरा याद आया। अगली सुबह उसने कहा, मैं बाहर जा रहा हूं। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ साहब? धारावी। ड्राइवर ने शीशे में देखा। यकीन नहीं हो रहा था कि करोड़पति का बेटा स्लम की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे कार आगे बढ़ी, सड़कें तंग, रोशनी कम और बदबू बढ़ती गई। कार अंदर नहीं जा सकती थी, इसीलिए आर्यन को पैदल जाना पड़ा। तंग गलियां, गंदा पानी, टूटी छतें, नंगे पांव, बच्चे, सब उसके लिए एक नई दुनिया थी। एक बूढ़ी औरत ने उसे देखकर एक टूटी झोपड़ी की तरफ इशारा किया। आखिर में जो है वही आर्यन का दिल तेज धड़कने लगा। झोपड़ी के बाहर मिट्टी में पुराना बर्तन पड़ा था। अंदर से कमजोर खांसी की आवाज आ रही थी। वह कुछ पल दरवाजे पर खड़ा रहा, आए या वापस लौट जाए। तभी अंदर से एक धीमी आवाज आई, पानी, कोई पानी दे दो। आर्यन का दिल जैसे सिकुड़ गया। उसने कपड़े का पर्दा कांपते हाथों से हटाया और अंदर कदम रखते ही वो मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल गई। झोपड़ी के अंदर गहरा अंधेरा था। सिर्फ एक कोने में टूटी खिड़की से आती हल्की रोशनी सब कुछ दिखाने के लिए काफी थी। जमीन पर एक पुराना गद्दा बिछा था, जिस पर एक बूढ़ी औरत हड्डियों का ढांचा बनी खांसी के जोर से तड़प रही थी। उसके होंठ सूख कर सफेद हो चुके थे, आंखें अंदर धंस गई थी और शरीर इतना कमजोर जैसे हड्डियों पर सिर्फ चमड़ी रह गई हो। पास ही एक छोटा सा लड़का बैठा था, जो डर और भूख से चुपचाप मां को देख रहा था। उसके सामने खाली लोटा रखा था। शायद वह उसी से पानी देने की कोशिश कर रहा था, मगर लोटा बिल्कुल सूखा था।
झोपड़ी में खाने का नामो निशान तक नहीं था। ना चूल्हे में राख, ना बर्तन में दाल, ना कहीं अनाज का एक दाना। आर्यन कुछ पल वहीं खड़ा रह गया। उसने पहली बार समझा कि गरीबी कैसी लगती है, कैसी महकती है और कैसे इंसान को खामोशी से तो डर देती है। तभी बूढ़ी औरत फिर कराही पानी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि लगता था हर शब्द के साथ उसकी सांस अटक रही है। आर्यन ने जल्दी से आसपास देखा। एक कोने में टूटी बाल्टी में थोड़ा सा गंदा पानी था। उसने बिना सोचे वही पानी लोटे में भरा और धीरे से उसके होठों तक ले गया। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से लोटा पकड़ने की कोशिश की, मगर ताकत नहीं थी। आर्यन ने सहारा देकर उसे पानी पिलाया। 2 घंटे जाते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे किसी ने उसे नई जिंदगी दे दी हो। इसी समय दरवाजे पर आहट हुई। आर्यन ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर गौरी खड़ी थी। उसके हाथ में दवाई का छोटा पैकेट और आधी भरी पानी की बोतल थी। सामने आर्यन को देखकर वह सन्न रह गई। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। गौरी की आंखों में डर, शर्म और घबराहट सब एक साथ थे। वह जल्दी से अंदर आई, बोतल जमीन पर रखी और माँ के पास बैठ गई। माँ, पानी ले आई हो। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने माँ का सिर धीरे से अपनी गोद में रखा और बोतल से पानी पिलाने लगी। बूढ़ी औरत ने मुश्किल से आंखें खोलकर बेटी को देखा, जैसे पहचानने में भी जान निकल रही हो। आर्यन अभी तक हैरानी में खड़ा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे, क्या पूछे। ये वही लड़की थी जो उसके घर में चुपचाप काम करती थी और यहाँ उसकी जिंदगी इतनी भयावह हालत में थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, तुम काम पर क्यों नहीं आई थी? गौरी ने नजर उठाए बिना जवाब दिया, माँ बीमार है, बस। शब्द कम थे मगर दर्द इतना था कि आर्यन और कुछ न पूछ सका। अचानक छोटा लड़का धीरे से बोला, दीदी, भूख लगी है। उसकी आवाज इतनी मासूम और कमजोर थी कि आर्यन का दिल टूट सा गया। गौरी ने उसका सिर सहलाया, बस अभी कुछ लाती हूँ। मगर वो जानती थी कि झोपड़ी में कुछ भी नहीं है। आर्यन ने चारों तरफ दोबारा देखा। सच में खाने की कोई चीज नहीं थी। उसे याद आया कि वो घर से सिर्फ मोबाइल और वॉलेट लेकर आया था। उसने जेब से पैसे निकालकर गौरी की तरफ बढ़ाए। ये रखो, कुछ खाना ले आओ। गौरी तुरंत पीछे हट गई, जैसे पैसे छूना भी गलत हो। नहीं साहब, मैं संभाल लूंगी। उसकी आवाज में विनम्रता थी मगर खुददारी भी उतनी ही मजबूत। आर्यन ने सख्त लहजे में कहा, ये मदद नहीं, अभी जरूरत है। गौरी की आंखों में आंसू भर आए मगर उसने फिर भी पैसे नहीं लिए। तब बूढ़ी औरत ने कमजोर आवाज में कहा, ले ले बेटा, बच्चे भूखे हैं। ये सुनते ही गौरी टूट गई। उसने कांपते हाथों से पैसे लिए और सर झुका लिया। उसके आंसू जमीन पर टपकने लगे और आर्यन को लगा जैसे उनकी आवाज झोपड़ी में गूंज रही हो। आर्यन ने तुरंत कहा, मैं अभी बाहर से खाना ले आता हूँ। वो जवाब का इंतजार किए बिना बाहर निकल गया। गली में आते ही उसे सांस लेना मुश्किल लगा। अभी कुछ देर पहले जो दुनिया वो छोड़कर आया था, अब वो दुनिया बहुत दूर लग रही थी। उसने पास की दुकान से जितना सामान मिल सका सब खरीद लिया। चावल, दाल, दूध, ब्रेड, बिस्कुट, खिल, दवाइयाँ। दुकानदार हैरान था कि इतना महंगे कपड़े पहना लड़का स्लम के लिए इतना सामान क्यों खरीद रहा है। जब वो वापस झोपड़ी में पहुंचा तो छोटा लड़का उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई फरिश्ता सामने आ गया हो। ने खामोशी से सामान लिया और तुरंत चूल्हा जलाने लगी। कुछ ही देर में झोपड़ी में पहली बार खाने की खुशबू फैलने लगी। बूढ़ी माँ की आंखों में भी हल्की चमक लौट आई और छोटा भाई चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। आर्यन दरवाजे के पास खड़ा यह सब देख रहा था। आर्यन के दिल में पहली बार यह एहसास जागा कि असली खुशी क्या होती है, जब कोई भूखा पेट भरकर खा सके। जब खाना तैयार हुआ तो गौरी ने सबसे पहले अपनी माँ को खिलाया, फिर छोटे भाई को और आखिर में खुद बैठी। आर्यन ने पूछा, तुमने पहले क्यों नहीं खाया? उनके बिना मेरा पेट कैसे भर सकता है? यह सुनते ही आर्यन के अंदर कुछ गहरा टूट सा गया। उसे महसूस हुआ कि इस छोटी सी झोपड़ी में रहने वाले लोग उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं, क्योंकि उनके पास एक दूसरे के लिए सच्चा प्यार है। वो धीरे धीरे बाहर निकलने लगा मगर पीछे से गौरी की आवाज आई, साहब वो रुकिए। आर्यन पलटा। गौरी की आंखों में शुक्रगुजारी और झिझक दोनों थे। उसने धीरे से कहा, आज अगर आप नहीं आते तो शायद वो आगे ना बोल सकी। मगर बात पूरी हो गई थी। आर्यन के पास कोई शब्द नहीं थे। वो खामोशी से बाहर आ गया, लेकिन जाते जाते उसे महसूस हुआ कि आज उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई है, क्योंकि पहली बार उसने पैसों से नहीं,
इंसानियत से किसी को बचाया था। गली में आकर वो कुछ देर वहीं खड़ा रह गया। हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। आसपास वहीं गंदगी, वहीं बदबू, वहीं शोर था, लेकिन अब सब कुछ अलग लग रहा था। हर चीज में उसे दर्द और मजबूरी दिखाई दे रही थी। कार के पास पहुंचकर उसने दरवाजा खोला, मगर बैठने से पहले आखिरी बार पीछे मुड़कर तंग गली को देखा। उसे लगा जैसे उसका एक हिस्सा वही रह गया हो। घर पहुंचा तो नौकरों ने दरवाजा खोला। एसी की ठंडी हवा चेहरे से टकराई, मगर उसे कोई सुकून नहीं मिला। वो सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में सब कुछ वही था, महंगा फर्नीचर, बड़ी स्क्रीन, नरम बिस्तर, लेकिन आज उसे यह सब बोझ लग रहा था। वो बार बार वही मंजर याद करने लगा। सूखी हुई बूढ़ी माँ, भूखा छोटा भाई और गौरी की झुकी हुई आंसू भरी आंखें। पहली बार उसे लगा कि उसका पैसा बेकार है। वो शाम तक कमरे से नहीं निकला। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान लगे थे, मगर उसे भूख नहीं थी। उसने बस पानी पिया और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। शहर की रोशनियां चमक रही थी, मगर उसे उस चमक के पीछे गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था। अचानक उसे याद आया, गौरी की माँ की हालत बहुत खराब है। अगर इलाज ना हुआ तो यह सोचकर उसका दिल धड़क उठा। उसने फौरन फोन उठाया और फैमिली डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर, आपको अभी मेरे साथ चलना होगा, किसी की जान बचानी है। डॉक्टर हैरान रह गया, मगर तैयार हो गया। थोड़ी देर में कार फिर उसी दिशा में दौड़ रही थी। जब कार स्लम के पास रुकी तो डॉक्टर चौंक गया। यहाँ आर्यन ने सर हिलाया और जल्दी से उतरकर आगे बढ़ा। इस बार उसके कदम पहले से तेज थे, जैसे डर हो कि कहीं देर ना हो जाए। झोपड़ी के पास पहुंचकर उसे अंदर से हल्की सिसकियां सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़का। वो तुरंत पर्दा हटाकर अंदर गया। अंदर वही मंजर था, मगर पहले से ज्यादा भारी। गौरी माँ के पास बैठी रो रही थी। छोटा भाई कोने में सहमा हुआ था। बूढ़ी माँ की सांसें तेज चल रही थी, जैसे हर सांस आखिरी हो सकती हो। आर्यन ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने नब्ज देखी, आंखें चेक की और बैग से इंजेक्शन निकाला। कुछ ही मिनटों में झोपड़ी में हलचल पड़ गई। गौरी डर और उम्मीद के बीच सब देख रही थी। इंजेक्शन लगने के बाद डॉक्टर ने धीरे से कहा, हालत बहुत कमजोर है, मगर संभल सकती है। ये सुनते ही गौरी फूटकर रो पड़ी। माँ का हाथ पकड़ लिया और बार बार भगवान को पुकारने लगी। छोटा भाई भी उससे लिपट गया। आर्यन एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था, जैसे ये सब किसी अपने के लिए हो रहा हो। डॉक्टर ने कहा कि अगर दवाइयाँ और खाना वक्त पर मिलते रहे तो माँ ठीक हो सकती है, वरना मुश्किल होगा। वह पूरी बात कह न पाया, मगर आर्यन सब समझ गया। उसने तुरंत कहा, जो भी जरूरत हो मैं करूंगा। डॉक्टर ने उसे ऐसे देखा जैसे पहली बार समझा हो कि ये लड़का यहाँ क्यों आया है। डॉक्टर के जाने के बाद झोपड़ी में कुछ देर सन्नाटा छा गया। गौरी ने आंसू पोंछे और धीमे से पूछा। उसकी आवाज में हैरानी भी थी और थोड़ा डर भी, जैसे उसे किसी कीमत या एहसान का भय हो। आर्यन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि कोई तो होना चाहिए जो मदद करे। उसके शब्द साधारण थे, मगर सच्चाई से भरे हुए। गौरी ने पहली बार उसकी तरफ सीधे देखा। शायद पहली बार उसे वो सिर्फ मालिक नहीं, एक इंसान लगा। रात होने लगी थी, बाहर अंधेरा फैल रहा था, लेकिन झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी उम्मीद जल उठी थी। आर्यन जाने लगा तो छोटा भाई धीरे से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में मासूमियत थी। वो धीमी आवाज में बोला, भैया कल भी आओगे? यह सुनकर आर्यन का गला भर आया। उसे लगा जैसे किसी ने उसे अपना बना लिया हो। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ आऊंगा। बच्चे के चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी आई। आर्यन बाहर निकल गया, लेकिन इस बार उसके कदम हल्के थे। उसे लगा वो खाली हाथ नहीं जा रहा, बल्कि दिल में कुछ कीमती लेकर जा रहा है। कार में बैठते ही उसने आंखें बंद कर ली। आज उसे पहली बार समझ आया कि जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीना नहीं है, कभी कभी किसी अजनबी के लिए रुक जाना ही इंसान होने की असली पहचान है। उसे अंदाजा नहीं था कि इसका ये फैसला आगे उसकी पूरी दुनिया बदल देगा। अगली सुबह वो बहुत जल्दी उठ गया। नींद पूरी रात नहीं आई थी, बस वही झोपड़ी पड़ी, वही बीमार माँ और वही आवाज उसके कानों में गूंजती रही, भैया कल भी आओगे? वो बिना खाए तैयार हुआ और ड्राइवर से बोला, बाजार, सीधे बाजार चलो। रास्ते भर वो चुप रहा। सिर्फ एक ही ख्याल था, आज उन्हें भूखे नहीं रहने देना है। बाजार से उसने बहुत सा सामान खरीदा, राशन, खिल, दूध, दवाइयाँ, कंबल, यहाँ तक कि एक छोटा स्टोव भी। दुकानदार हैरान था कि इतना महंगे कपड़े पहना लड़का स्लम के लिए इतना सामान क्यों खरीद रहा है। आर्यन ने सब सामान गाड़ी में रखवाया और सीधा स्लम पहुंच गया। अब उसके कदमों में झिझक नहीं थी। गली के लोग उसे पहचानने लगे थे। कुछ बच्चे उसके पीछे पीछे चलने लगे।
वह झोपड़ी के सामने पहुंचा और आवाज दी। गौरी अंदर से खांसी की आवाज आई। फिर गौरी बाहर निकली। उसे देखकर वह चौंक गई। चेहरे पर थकान थी मगर डर कम था। आर्यन ने खामोशी से सारा सामान अंदर रखवाना शुरू किया। चावल, दूध, खिल, दवाइयाँ। छोटा सा कमरा भर गया। गौरी हैरानी से ये सब देख रही थी, जैसे यकीन ना आ रहा हो। माँ ने अंदर से पूछा, कौन आया है बेटा? गौरी ने जवाब दिया, वही साहब। माँ की आंखों में आंसू आ गए। छोटा भाई खुशी से सामान को छूने लगा। आर्यन ने उसके सिर पर हाथ रखा तो वह मुस्कुरा दिया और वही मुस्कान आर्यन के दिल में उतर गई। कुछ देर बाद गौरी ने धीरे से कहा, साहब इतना सब मत किया कीजिए, हम आदी नहीं है, ये दान नहीं जरूरत है। तभी उसकी नजर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। उसने पूछा, ये कौन है? गौरी बोली, पापा 2 साल पहले चले गए। आर्यन सब समझ गया। इसी के बाद ये घर बिखर गया था। अचानक बाहर से लोगों की सरगोशियां आने लगी। कोई कह रहा था, लड़की ने बड़ा आदमी फंसा लिया। कोई हंसकर कुछ और बोला। ये बातें झोपड़ी के अंदर तक सुनाई दे रही थी। गौरी का चेहरा झुक गया। उसने धीरे से कहा, आप अब मत आइए, लोग गलत बोल रहे हैं। उसके शब्द दर्द से भरे थे। आर्यन ने पहली बार महसूस किया कि समाज की नजर कभी कभी मदद से भी ज्यादा भारी होती है। उसने कहा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो इलाज कैसे होगा? तभी माँ ने अंदर से कहा, बेटा लोग तो कुछ भी कहेंगे, भूखे को खाना देने वाला भगवान होता है। यह सुनते ही गौरी रो पड़ी। छोटा भाई आर्यन का हाथ पकड़कर बोला, भैया आप आना हमें अच्छा लगता है। उस मासूम आवाज ने सब कुछ छोटा कर दिया। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आता रहूंगा क्योंकि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। शायद ये सिर्फ दुआ नहीं, अपनापन है। गौरी ने पहली बार हल्की सी मुस्कान दी जो आंसुओं से भीगी थी। शाम होती गई। जाते वक्त माँ ने आशीर्वाद दिया, खुश रहो बेटा। आर्यन ठिठक गया। पहली बार किसी ने उसे दिल से दुआ दी थी। वो बाहर निकला तो गली में खड़े लोग चुप हो गए। अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। कार में बैठते ही उसे महसूस हुआ वो बदल चुका है। वो वही लापरवाह अमीर लड़का नहीं रहा था। उसे पता नहीं था आगे क्या होगा, मगर इतना जरूर समझ चुका था कि वो इस परिवार से अब खुद को अलग नहीं कर पाएगा। दिन गुजरते गए और आर्यन का वहां आना उस झोपड़ी की जिंदगी का हिस्सा बन गया। अब वो सिर्फ सामान नहीं, अपना वक्त भी लाता था। कभी दवा देता, कभी खाना बनवाता, कभी छोटे भाई को पढ़ाता, कभी माँ के पास बैठकर बातें करता। धीरे धीरे माँ की हालत बेहतर होने लगी और झोपड़ी में पहली बार उम्मीद दिखने लगी। लेकिन आर्यन के घर में बदलाव आने लगा। एक दिन पिता ने पूछ लिया, कहाँ जाते हो रोज? आर्यन ने आराम से कहा, एक फैमिली की मदद करने। पिता हंस पड़े। दुनिया के सारे गरीबों की जिम्मेदारी ले ली क्या? यह सुनकर आर्यन चुप हो गया, मगर अंदर कुछ टूट गया। एक शाम जब वो झोपड़ी पहुंचा तो माहौल भारी था। गौरी चुप, भाई चुप और माँ की आंखों में आंसू थे। मकान मालिक झोपड़ी खाली करने को कह रहा है, पैसे नहीं दिए तो निकाल देगा। अगले ही दिन आर्यन ने पैसे देकर कागज बनवा दिए ताकि उन्हें झोपड़ी से कोई ना निकाल सके। जब वह ये खबर लेकर आया तो छोटा भाई खुशी से उछल पड़ा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले और गौरी बस खामोशी से उसे देखती रह गई। लेकिन उसी रात अस्पताल से फोन आया, मरीज की हालत बिगड़ गई है, फौरन आइए। आर्यन दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। गौरी फर्श पर बैठी रो रही थी। भाई उससे चिपका था और माँ आईसीयू में थी। डॉक्टर ने कहा, शरीर बहुत कमजोर है। कुछ देर बाद सब खत्म हो गया। गौरी की दिल दहलाने वाली चीख से पूरा अस्पताल गूंज उठा। भाई डर कर रोने लगा। आर्यन ने पहली बार किसी को यूं टूटते देखा। गौरी उससे लिपट कर रोते हुए बोली, अब हमारा कोई नहीं रहा। अंतिम संस्कार के बाद झोपड़ी और भी सुनी हो गई। भाई चुप रहने लगा और गौरी की आंखों के आंसू भी सूख गए। एक दिन भाई ने धीरे से पूछा, भैया आप हमें छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? आर्यन ने उसे गले लगा लिया, कभी नहीं। उसी पल उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ मदद नहीं रही, यह रिश्ता बन चुका है। उसने गौरी से कहा, अगर चाहो तो तुम दोनों मेरे घर चल सकते हो, वहां पढ़ाई भी होगी और कोई परेशान नहीं करेगा। गौरी ने भाई की उम्मीद भरी आंखें देखी और खामोशी से सर हिला दिया। कुछ महीनों बाद कृष्णा पैलेस बदल चुका था। भाई स्कूल जाने लगा, गौरी घर संभालने लगी और आर्यन वाकई खुश रहने लगा। एक दिन वो बालकनी में खड़ा बच्चों को खेलते देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसे समझ आ चुका था कि असली अमीरी पैसे में नहीं, अपने लोगों में होती है। पीछे से गौरी चाय लेकर आई। दोनों की नजरें मिली, बिना झिझक, बिना दूरी, सिर्फ अपनापन। मुंबई की वही चमकती रात थी, वही ऊंची इमारतें। लेकिन आर्यन के दिल में अब कोई अंधेरा नहीं था, क्योंकि एक गरीब नौकरानी की झोपड़ी ने
उसे वो सिखा दिया था जो करोड़ों रुपए नहीं सिखा सके, कि इंसानियत ही सबसे बड़ी दौलत है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसके पैसे या स्टेटस से नहीं होती, बल्कि उसके दिल से होती है। अमीरी गरीबी से नहीं, दूसरों के दर्द को समझने की क्षमता से इंसान बड़ा बनता है। सच्ची मदद सिर्फ पैसा देना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में किसी के साथ खड़ा होना है। जब हम किसी की जिंदगी संवारते हैं, तभी हमारी अपनी जिंदगी भी बदलती है। अब आप बताइए, अगर आप आर्यन की जगह होते तो क्या आप भी उस झोपड़ी तक जाते? क्या आप किसी अनजान गरीब परिवार की जिम्मेदारी उठाने की हिम्मत कर पाते जब समाज उल्टी सीधी बातें करता?